सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा कि कैपेसिटर को कैसे कंबाइन किया जाता है, क्यों कंबाइन किया जाता है और कंबाइन करने का तरीका क्या क्या होता है ना। तो अगर इसके बारे में आप रूबरू है तो इस वीडियो से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर के कनेक्शन के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में, तो आप प्लीज पिछला वाला लेक्चर देख कर आए। ठीक है, तो एक सर्किट रह गया था पिछले वाले लेक्चर में जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो आज हम लोग इसी सर्किट के बारे में समझेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज आखिर होता कैसा है ना। बेसिकली एक सर्किट है ना। और सर्किट कैसा होता है तो देखिए कैसा होता है। सर्किट कुछ ऐसा होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज यही है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1, ये C2, ये C3 और ये C4 और ये C5। ठीक है, ये पांचों क्या है, कैपेसिटर है। कुछ इस तरीके से अरेंज है। इसी अरेंजमेंट को, इसी सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या खास बात है? तो खास बात ये है कि अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इन सभी का नेट कैपेसिटेंस क्या होगा या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा अक्रॉस ए एंड बी, तो क्या आप पता कर पाइएगा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है? नहीं पता कर पाइएगा, है ना। तो उसके लिए तरीका क्या है समझिएगा। तरीका क्या है, अगर if C1 by C3 is equals to C2 by C4 होगा, या इसको वैसे भी लिख सकते हैं if C1 by C2 is equals to C3 by C4, C3 by C4। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ब्रांच आपको बीच में दिख रहा है, इस पॉइंट का नाम दे लीजिए E और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं F। जब ऐसा कंडीशन हमको मिलता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, EF वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो होता ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट F कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है वहां करंट फ्लो होता है, बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होता है। तो जब ये कंडीशन हमें मिलेगा, कौन सा कंडीशन, C1 by C3 is equals to C2 by C4 या C1 by C2 is equals to C3 by C4, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो ब्रांच है इस ब्रांच में किसी प्रकार का करंट फ्लो होगा ही नहीं। और जब इस ब्रांच में किसी प्रकार का करंट फ्लो होगा नहीं तो ये C5 क्या होगा, C5 हो जाएगा आपका यूजलेस, है ना। C5 आपका चार्ज होगा ही नहीं। तो C5 को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अब जैसे ही हम C5 को इग्नोर करेंगे आपको सिंपल सा ही सर्किट दिख रहा हो, है कि नहीं। सिंपल सा सर्किट, ये C1 और C3 सीरीज में है और ये C2 और C4 सीरीज में है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में, कुछ ऐसा। जैसे ही हम क्या करेंगे, ये EF वाले ब्रांच को इग्नोर करेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट हो जाएगा, C1 C2 सॉरी C1 इधर C3 है, इधर C2 और इधर C4। अब तो पता चल गया ना कि ये सीरीज में है पैरेलल में है। अब तो ये सिंपल सर्किट हो गया, ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये भी दोनों आपस में सीरीज में है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है। तो अब तो हम आसानी से नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस सर्किट को, ऐसे सर्किट को व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है। ठीक, अगर इस सर्किट में C1 by C3 is equals to C2 by C4 हुआ या C1 by C2 is equals to C3 by C4 हुआ, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि ये ब्रांच यूजलेस हो जाएगा। इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, इस ब्रांच में किसी प्रकार का करंट फ्लो होगा ही नहीं।
और जब इस ब्रांच में किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होगा तब ये सिंपल सा सर्किट बन जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को कहा जाता है बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहां पे आप सवाल पूछिएगा, आपका सवाल होना भी चाहिए कि अगर बैलेंस कंडीशन नहीं है तब क्या किया जाएगा। मान लीजिए C1/C3 C2/C4 के बराबर नहीं, बैलेंस कंडीशन हमारे पास नहीं है, इस ब्रांच में भी करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है, तब क्या होगा? तब क्या करेंगे? तब वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स का रूल, किरचॉफ्स लॉ, जिसको हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 3, ठीक है। तो ये जो आपकी शंका है कि अगर बैलेंस कंडीशन नहीं हुआ तब क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम लोग किरचॉफ्स रूल का यूज करेंगे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। चलिए, तो इस पे क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन यू है, क्वेश्चन क्या है कि ये कैपेसिटर ए एंड बी, इसका कैपेसिटेंस है, पहले इसका लिख देते हैं 2 माइक्रोफाराड, इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफाराड, 3 माइक्रोफाराड, इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफाराड, और इसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफाराड, और इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफाराड। अब आपने पता क्या करना है? आपने पता करना है नेट कैपेसिटेंस, सी नेट पता करना है। क्या आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? बिल्कुल ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। अरेंजमेंट ऐसा ही है, अरेंजमेंट ऐसा ही है। देखिए ये हो गया आपका C1, ये हो गया C2, ये C3, ये C4, और ये बीच वाला ब्रांच ये जो C5 है कि नहीं। तो देखिए, तो क्या इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर है? बिल्कुल। इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 2:3। इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 2:3, है ना। इन दोनों का रेशियो देखिए 2/3 होगा। इन दोनों का रेशियो क्या है? 4/6। तो 4/6 कितना होता है? 2/3 ही तो होता है ना। तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर है, और जैसे ही जब इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर होता है तो बीच वाला जो ब्रांच है, ये बीच वाला जो कैपेसिटर है, ये यूजलेस हो जाता है कि नहीं। बीच वाला कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है, तो इस कंडीशन में हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, बीच वाला ब्रांच को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ही बीच वाला ब्रांच को इग्नोर करेंगे, ये दोनों हो गया सीरीज में, ये भी दोनों हो गया सीरीज में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। ये 2 माइक्रोफाराड और ये 4 माइक्रोफाराड, तो इसको कैसे ऐड किया जाएगा? चूंकि ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4, 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आ जाएगा 4/3 माइक्रोफाराड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया? तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया 4/3 माइक्रोफाराड, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये 3 है, ये 6 है ना। तो 1/C इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा हमारा 6, 2 प्लस 1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो C बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफाराड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसका 3 और 6 वाले का कॉम्बिनेशन कितना आ गया? 3 और 6 वाले का कॉम्बिनेशन आ गया 2 माइक्रोफाराड, 2 माइक्रोफाराड। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो अब इन दोनों का नेट कॉम्बिनेशन, नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? सिंपली C1 प्लस C2 कर देते हैं। C1 कितना के बराबर? 4/3 माइक्रोफाराड के बराबर, और C2 कितना के बराबर? 2 माइक्रोफाराड के बराबर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 और 4 10/3 माइक्रोफाराड, ठीक। तो ये था तरीका व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज की तो कहानी होगी खत्म, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो गया खत्म,
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद कीजिए हम लोग पढ़े थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ ऐसा होता था, दो पैरेलल प्लेट, एक के पास पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे के पास निगेटिव चार्ज, ठीक है। दोनों का एरिया ए होता था, दोनों प्लेट का एरिया ए होता था, दोनों के बीच का दूरी डी होता था, है ना। तो दोनों प्लेट के बीच का दूरी डी होता था, ठीक है। तो इनका कैपेसिटेंस कितना आता था, याद है कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? तो कैपेसिटेंस आता था एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। ये एरिया क्या है, तो प्लेट का एरिया है, ये डी क्या है, इन दोनों के बीच का दूरी है, और एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, जो भी अंदर में मीडियम है। अंदर में कौन सा मीडियम था, अंदर में एयर था, इसलिए एयर का परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। अगर हम एयर को हटा दें, एयर को हटा दे मतलब एयर के जगह पे हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें, अगर एयर के जगह पे हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दे कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में, तब कैपेसिटेंस इतना ही रहेगा या बदल जाएगा? बदलेगा तो कितना बदलेगा, किस फैक्टर से बदलेगा, है ना। तो अभी हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। तो टॉपिक डाल लीजिए, टॉपिक क्या होगा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ऑन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस पर क्या असर होने वाला है डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है। तो चलिए एक कैपेसिटर ले लेते हैं, एक कैपेसिटर, कुछ ऐसा हम कैपेसिटर ले चुके हैं, ये चलिए ठीक। इसके पास चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगा, तो इसके पास चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगा, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है, और दोनों प्लेट का एरिया कितना है, ए है, इसका भी एरिया ए और इसका भी एरिया ए। और हमने क्या किया कि इन सब के बीच में, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किए, सिर्फ इसी स्पेस में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, ठीक। इसी स्पेस में, लीजिए डाइलेक्ट्रिक कैसे बना देते हैं, इसी स्पेस में सिर्फ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हैं। और डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस टी है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस टी है। अब यहां पे जो बाहर में होगा, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार होगा, ऐसे ऐसे, है ना। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ऐसा ही क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव की तरह अंदर, निगेटिव में इंटर करेगा, ठीक है। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट है, ठीक। क्या अंदर में भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, नहीं, अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। याद कीजिए डाइलेक्ट्रिक का काम ही क्या था, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने का काम करता था, है कि नहीं। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नहीं होगा, मान लेते हैं अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और ये अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के बराबर होगा, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई, याद कीजिए ई बराबर होगा बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। लिख देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम लोग ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि याद कीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर क्या होता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता था अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रिड्यूस्ड, मतलब जितना बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें तो अंदर में निकालना है ना, अंदर में कितना बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा है, तो अंदर में बचा है ई नॉट अपॉन के, ठीक है। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकलवा रहे हैं, सवाल उठना चाहिए ना कि आखिर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों निकालें, हमें तो कैपेसिटेंस से मतलब है। कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। सीधे आप ये कीजिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हैं, उसके पीछे का कारण है। कारण क्या है, कैपेसिटेंस बराबर चार्ज अपॉन वोल्टेज होता है, ठीक है, हमें पता है। अब एक बात बताइए, चार्ज तो प्लेट का चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, समझ गए, क्या वोल्टेज भी चेंज नहीं होगा। हम जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में इंसर्ट किए, क्या पोटेंशियल डिफरेंस में इफेक्ट नहीं होगा, तो सबसे पहले तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होगा, है ना। अब वो पुराना पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा नहीं, क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया गया है, अब पुराना पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं।
अब पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ गया होगा, बिल्कुल, है कि नहीं? तो पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज आया होगा वो तो पहले पता करना होगा ना। और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है कि नहीं? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पता होना चाहिए ना। क्या बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही है? नहीं, यहाँ फ्री स्पेस में ई नॉट है और अंदर में ई नॉट बाई के है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हमें डील करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पोटेंशियल पता करना है। पोटेंशियल क्यों पता करना है? क्योंकि हमें कैपेसिटेंस जानना है। बात समझ गए? ठीक है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के, और डिस्टेंस कितना है? तो डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस टी। अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। अब हमें पता करना है फ्री स्पेस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस में आखिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो नॉट है। फ्री स्पेस है कितना? तो देखिए टोटल डिस्टेंस डी था, टी थिकनेस कौन छेक लिया, टी थिकनेस कौन कवर कर लिया? तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बचेगा कितना स्पेस हमारे पास? तो बचेगा हमारे पास डी माइनस टी। डी माइनस टी क्या है? फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का ये थिकनेस है ना, फ्री स्पेस का लंबाई है कि कितने दूरी में फ्री स्पेस है। तो डी माइनस टी थिकनेस में फ्री स्पेस है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अंदर का भी पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस फ्री स्पेस का भी पता चल गया, है कि नहीं? चलिए, तो अब हमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। क्या पता करना है? नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होगा बताइए? नेट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करेंगे? इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर देंगे, है ना। नेट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करेंगे? इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे ई नॉट बाई के इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी। दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, ई नॉट कॉमन है, ई नॉट कॉमन है, निकाल लिए, ठीक। बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा टी बाई के प्लस डी माइनस टी, टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या करेंगे? अब कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज पता है क्या हमें? नहीं पता है। क्या चार्ज डेंसिटी पता है? बिल्कुल चार्ज डेंसिटी पता है। तो चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है? चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया, है कि नहीं? चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां से चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बराबर चार्ज, है कि नहीं? तो चार्ज की जगह क्या लिख देंगे? चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है ई नॉट टी बाई के प्लस डी माइनस टी, टी बाई के प्लस डी माइनस टी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट को हम लिख सकते हैं। याद कीजिए कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? तो कितना होता था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ठीक है। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस। कि अगर टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट के बीच में अगर हम इंसर्ट करते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा? तो हमारा कैपेसिटेंस होगा एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय टी बाई के प्लस डी माइनस टी। टी क्या है? टी है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बात क्लियर है? और इससे पहले हमारे पास अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता, तब हमारे पास कैपेसिटेंस कितना होता? तब कैपेसिटेंस होता है एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। क्या ये फॉर्मूला में हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो इतना ही आना चाहिए, इतना एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, बिल्कुल, है ना। तो देखिए कैसे आएगा। डाइलेक्ट्रिक, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इसका मतलब क्या? डाइलेक्ट्रिक
नहीं है इसका मतलब कि टी 0 होगा, है ना, टी 0 होगा, और टी 0 होगा तो टी 0 पुट करते हैं, तो एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय टी 0, तो 0 हो जाएगा, और यहाँ डी माइनस टी तो सिर्फ डी बचेगा, डी माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। तो ये तो बस हम आपको चेक करवा रहे थे कि क्या सही में ये फॉर्मूला सही आया है। बिल्कुल सही है, एरिया इंटू एप्सिलॉन बाय डी। कैसे आ गया, जब हम टी को 0 पुट किए। टी को 0 क्यों पुट किए, क्योंकि हमने माना कि ठीक है डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एरिया इंटू एप्सिलॉन बाय डी, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, और वो अभी भी आ गया, है ना, क्लियर हो गया। अगर ऐसा होता कि टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक नहीं, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक नहीं, डाइलेक्ट्रिक क्या है कि डाइलेक्ट्रिक पूरे स्लैब, डाइलेक्ट्रिक का पूरा स्लैब पूरा फिट हो चुका है अंदर में, मान लीजिए पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा पड़ा है, पूरे में, पूरे स्लैब के दोनों प्लेट के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक भरा पड़ा है, तब बताइए तब कैपेसिटेंस कितना आएगा, निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस बराबर क्या आया है, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय थिकनेस, थिकनेस किसका थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस अभी कितना हो गया है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस अभी डी के बराबर हो गया, प्लेट के सेपरेशन के बराबर हो गया, तो यहां हो जाएगा डी अपॉन के प्लस, अच्छा ये डी माइनस टी क्या होता था, डी माइनस टी तो फ्री स्पेस होता था, क्या फ्री स्पेस है, खाली जगह कहीं है, खाली जगह तो है ही नहीं, ऐसे भी हम डी माइनस टी की जगह क्या पुट करेंगे, टी की जगह डी ही पुट करेंगे, तो डी माइनस डी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सिंपली बचेगा क्या, सिंपली बचेगा एरिया इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी, डी बाई के प्लस 0, तो ये कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, ये कैपेसिटेंस आ जाएगा एरिया इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी इंटू के है कि नहीं। तो यहां से आपको नजर आ रहा होगा कि कैपेसिटेंस जो अब आया है, अभी जो कैपेसिटेंस आया है, जब हमने पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया, पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, दोनों पैरेलल प्लेट के पूरे स्पेस में हम डाइलेक्ट्रिक क्या किए, इंसर्ट कर दिए, तब कैपेसिटेंस कितना आया, तब कैपेसिटेंस आया एरिया इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी इंटू के, मतलब आपको दिख रहा है कि कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो गया है। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तब कैपेसिटेंस कितना आता, एरिया इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी, है ना। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हैं, कैपेसिटेंस कितना हो गया, के टाइम्स इंक्रीज कर गया, है कि नहीं, के टाइम्स हो गया डाइलेक्ट्रिक। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए तो न्यू कैपेसिटेंस कितना आ गया, न्यू कैपेसिटेंस आ जाएगा के इंटू ओल्ड कैपेसिटेंस, के इंटू ओल्ड कैपेसिटेंस। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो रिपीट करके देखिएगा, है ना, पक्का है कि समझ में आपको आएगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ ऐसा हो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिए अंदर, तीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिए, तब क्या होगा, ऐसा कुछ, और हम ऐसा कुछ करें कि ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसमें हमने क्या किया है, 3 डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, तीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, और इसका K3 है ना, और ये हमारा पैरेलल प्लेट है, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, ठीक है, ये प्लस सिग्मा वाला और ये माइनस सिग्मा वाला। अब क्या करें बताइए, अब हमें पूछ रहा है कि बताइए ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, तब क्या करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला देखा क्या कि कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी बाई के, सॉरी डी बाई के नहीं, टी बाई के प्लस डी माइनस टी, है ना। तो अब फॉर्मूला में बस इतना चेंज आएगा कि एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय टी बाई के, पहले एक ही डाइलेक्ट्रिक था ना, तो टी बाई के पुट किए थे, अब क्या क्या है, तीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो अब क्या हो जाएगा, टी बाई, इसका थिकनेस मान लेते हैं कि पहले वाले का थिकनेस T1 है, दूसरे वाले का T2 है, और तीसरे वाले का T3 है ना। तो T1 बाई K1 हो जाएगा, प्लस T2 बाई K2 हो जाएगा, प्लस
T3 बाय K3 हो जाएगा। और ये D माइनस टी क्या था, D माइनस टी था खाली जगह तो है ही नहीं, ऐसे भी ये 0 हो जाना है कि नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, पक्का है कि याद रहेगा ही नहीं, हमको तो मालूम ही है, अक्सर बच्चे भूलते ही हैं, है ना, नहीं याद रहेगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए तब क्या किया जाएगा, या फिर मान लीजिए कुछ आपको ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, लीजिए ये कि यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका मतलब ऊपर में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और एक नीचे में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। अब पूछा जा रहा है कि बताइए, अच्छा ये प्लेट पहला है, ये वाला प्लेट, और ये वाला प्लेट दूसरा है, इसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसका चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। अब बताइए कि ए और बी के क्रॉस नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। अब क्या करेंगे बताइए, क्या आपको ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, क्या ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। देखिए कैसे दिख रहा होगा, प्लस वाला प्लेट तो इधर होगा माइनस वाला प्लेट, इधर होगा प्लस वाला प्लेट, इधर होगा माइनस वाला प्लेट, है ना। इसका माइनस इसके प्लस के साथ होगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ होगा। चलिए नहीं समझ में आएगा, छोड़ देते हैं, प्लस माइनस समझ में नहीं आएगा। क्या आपको लगातार दिख रहा है, लगातार कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। और जब लगातार कैपेसिटर होता है तो वो तो सीरीज में ही होता है ना, सीरीज मतलब लगातार ही होता है। तो ये तो तीनों कैपेसिटर लगातार में, लगातार मतलब कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम उसको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे एक हम आपको करके दिखाते हैं। मान लीजिए K1 बराबर कितना है, K1 1 के बराबर है, K2 कितना है, K2 2 के बराबर है, और K3 3 के बराबर है। और हमसे पूछा जा रहा है, अच्छा मान लेते हैं कि इसका थिकनेस, तीनों का थिकनेस बराबर है, तीनों का थिकनेस बराबर है ना। हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है, हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है, क्या करें बताइए, क्या किया जाए, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, ये पहले वाला कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा बताइए, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी इंटू के। तो बताइए इसका प्लेट का एरिया कितना है, ए है, ठीक, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई दूरी कितना है, दूरी टी है। अच्छा अंदर में के कितना है, तो के 1 है। तो ठीक है, इसका कैपेसिटेंस निकल गया, कितना आ गया, तो एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई टी, ठीक है। चलिए, और ये टी कितना के बराबर है, ये टी डी बाई 3 के बराबर होगा। टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, डी है ना, टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस डी है। तो ये डी कितना के बराबर होगा, सॉरी ये टी कितना के बराबर होगा, डी बाई 3 के बराबर होगा। तो टी के जगह क्या पुट करेंगे, डी बाई 3, ठीक है, जाएगा एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस पता चल गया। अब दूसरे वाले का निकालते हैं। दूसरे वाले का क्या होगा, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी इंटू के, है कि नहीं। एरिया कितना, एरिया का प्लेट का एरिया यही है, ठीक, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ये दूरी कितना है, दूरी डी बाई 3 के बराबर है, इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना के बराबर है, 2 के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी इंटू ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ठीक। C2 भी निकल गया। वैसे ही C3 निकालेंगे, C3 बराबर क्या आ जाएगा, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी इंटू के, ठीक है, ठीक। इस प्लेट का एरिया कितना है, ए है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई थिकनेस कितना है, तो डी बाई 3 है, इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 3 है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी इंटू 9, ठीक। तो C1 C2 C3 हमें पता चल गया। C1 कितना के बराबर है, तो C1 को मान लेते हैं 3 C0 के बराबर है। ये कितना के बराबर है, 6 C0 के बराबर। ये कितना के बराबर है, 9 C0 के बराबर है। क्या ये इन तीनों को सीरीज में ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब इन तीनों सीरीज में है तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, 1 बाई सी नेट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, है ना। C1 कितना के बराबर है, C1 है 3 C0, तो 1 बाई 3 C0, C2 1 बाई 6 C0 और C3 1 बाई 9 C0, ठीक। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 18 C0, तो यह आ जाएगा हमारा 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, है ना। 11 बाई 18 C0, ये 1 बाई सी नेट आया है ना, 1 बाई सी नेट आया। तो सी नेट बराबर कितना हो जाएगा, सी नेट बराबर हो जाएगा हमारा 18 बाई 11 C0, और C0 कितना के बराबर था, 18 बाई 11 C0 कितना के बराबर था, तो C0
एरिया इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी के बराबर था। आ गया नेट कैपेसिटेंस, दिख रहा है आपको? अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब आपको ऐसा करना है ना। इस केस में क्या करेंगे, पैरेलल वाले में, ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि तीनों को क्या करेंगे, सीरीज में ट्रीट करेंगे। अभी आपको ये लंबा लग रहा होगा कि हाँ ये बड़ा है, जब एक आध दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये एकदम सिंपल हो जाएगा। आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि इसका कैपेसिटेंस कितना, इसका कितना, इसका कितना, और तीनों को सीरीज में जोड़ दीजिएगा, है कि नहीं? फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं है। हाँ चलिए पैरेलल वाला देखते हैं कि अगर पैरेलल वाला ऐसे है ना, ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहा है, तो इसका नेट कैपेसिटेंस कैसे पता किया जाए। इस पैरेलल वाला का आप नेट कैपेसिटेंस पता करते हैं, ठीक है? कैसे पता किया जाए? क्या ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है? बिल्कुल पैरेलल में। इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो पैरेलल में ही होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, सबसे पहले मान लेते हैं ये कितना के बराबर, ये 2 के बराबर है और ये 6 के बराबर है। K1 2 के बराबर, K2 6 के बराबर। तो सबसे पहले C1 निकाल लेते हैं। C1 बराबर क्या होगा, एरिया इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी इंटू के। ठीक है, अब एक बात बताइए, पूरा प्लेट ए था, ये आधे में है, तो एरिया कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। एप्सिलॉन डिवाइड बाय सेपरेशन तो डी ही है, इंटू के कितना है, के 2 के बराबर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एरिया इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी। ये आ गया हमारा C1। ठीक, सिमिलरली C2 निकालेंगे। C2 क्या, एरिया इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी इंटू के। ठीक, सिमिलरली इसका एरिया कितना हो गया, आधा, तो एरिया कितना हो जाएगा, A/2। ठीक है, और के कितना के बराबर है, के 6 के बराबर है, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एरिया इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी। तो C1 भी पता चल गया और C2 भी पता चल गया। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2। तो C1 कितना है, C1 है एरिया इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी, और C2 कितना है, 3 एरिया इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 एरिया इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी। बड़ा ही सिंपल है। ठीक, समझ गए? नोट कीजिए, डाइलेक्ट्रिक का असर कैपेसिटेंस पे क्या पड़ा ये तो हमें पता चल गया। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, क्या डाइलेक्ट्रिक के रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में असर नहीं हुआ? बिल्कुल असर हुआ। क्या डाइलेक्ट्रिक के रखने पर पोटेंशियल पे असर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। क्या डाइलेक्ट्रिक के रखने पे कैपेसिटेंस पे असर हुआ है? वो तो देख लीजिए। क्या डाइलेक्ट्रिक के रखने पे चार्ज पे असर हुआ है? नहीं हुआ है। क्या डाइलेक्ट्रिक के रखने पे एनर्जी पे असर हुआ है? कितना हुआ है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर। पैरामीटर क्या क्या है? तो इसमें भी हम दो कंडीशन लेंगे, एक कंडीशन क्या होगा, एक कंडीशन होगा कि कैपेसिटर चार्जिंग में लगा हुआ है, इसका मतलब कि कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, और एक कंडीशन होगा कि बैटरी से कनेक्टेड नहीं है कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटर विथ नो बैटरी कनेक्टेड, ठीक, और दूसरा कैपेसिटर विथ बैटरी कनेक्शन। ठीक, चलिए तो सबसे पहले चार्ज पे डील करते हैं कि चार्ज का क्या हुआ। जब बैटरी से कनेक्ट हम नहीं किए हुए रहेंगे कैपेसिटर को, तो उसके चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, चार्ज का तो पता चल गया। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक हमने पूरे गैप में हमने डाला है, दोनों प्लेट के बीच में, पूरे में डाला है। ठीक है, ये दोनों प्लेट है, पूरे में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। ठीक, चार्ज पे कोई असर नहीं होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर हुआ है? बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना असर हुआ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K हो गया। अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है,
तो क्या पोटेंशियल पे असर हुआ? जी बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर होगा तो पोटेंशियल पे भी असर होगा। पोटेंशियल कितना? तो पहले जो पोटेंशियल था डिवाइड बाय Q। ठीक। क्या कैपेसिटेंस पे असर हुआ है? बिल्कुल। कैपेसिटेंस कितना हो गया? कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया। कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया। पहले जितना था उसका K टाइम्स हो गया। ठीक। क्या एनर्जी पे असर पड़ेगा? बताइए। याद कीजिए कैपेसिटर का एनर्जी कितना था? तो कैपेसिटर का एनर्जी था Q स्क्वायर बाय 2C, है कि नहीं? Q स्क्वायर बाय 2C। अब एक बार बताइए, चार्ज पे कोई असर हो नहीं रहा, कैपेसिटर डबल हो जा रहा, सॉरी कैपेसिटर K टाइम्स हो जा रहा है ना? लिख ही देते चलिए, Q स्क्वायर बाय 2, C की जगह क्या लिखेंगे? C की जगह लिखेंगे C नॉट इंटू K। तो एनर्जी कितना आ गया? एनर्जी आ गया Q स्क्वायर बाय 2 C नॉट इंटू K। तो एनर्जी का हो क्या रहा है? एनर्जी भी 1 बाय K टाइम्स हो जा रहा है। ठीक। अच्छा, अब अगर बैटरी कनेक्टेड है, कैपेसिटर अगर बैटरी से कनेक्टेड है, तब चार्ज का क्या होगा? बताइए। चार्ज K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बैटरी को हमने लगाया ही है कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए। ठीक। तो चार्ज का पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? बताइए। बैटरी करता क्या है आखिर? सेल करता क्या? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बीच में मेंटेन रखता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो कोई असर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं? पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा? कैपेसिटेंस बैटरी से आप कनेक्ट कीजिए चाहे नहीं कनेक्ट कीजिए, कैपेसिटेंस के टाइम्स होना ही है। ठीक। क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है? तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का, या एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है Q स्क्वायर बाय 2C। Q स्क्वायर बाय 2C। चार्ज की जगह क्या लिखेंगे? चार्ज की जगह लिखेंगे K Q नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। 2 इंटू कैपेसिटेंस कितना? C नॉट इंटू K। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर Q नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 C नॉट इंटू K। तो यहां से K से स्क्वायर खत्म, कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा Q स्क्वायर बाय 2 C नॉट इंटू K। तो एनर्जी का देख रहे हैं, एनर्जी क्या हो रहा है? एनर्जी K टाइम्स हो जा रहा है। एनर्जी K टाइम्स हो जा रहा है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? पहले वाले एनर्जी के K टाइम्स हो जाएगा। ठीक। तो ये सब कुछ कुछ पैरामीटर था। बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब चार्ज पे क्या असर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल पे, कैपेसिटेंस पे, एनर्जी पे। बैटरी कनेक्टेड होगा तब चार्ज पे क्या असर होगा? चार्ज K टाइम्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि बैटरी का काम ही इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करना, पोटेंशियल को मेंटेन करना। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का क्या होगा? चाहे आप बैटरी कनेक्ट रखिए या ना रखिए, है ना, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज होना ही है। क्यों? क्योंकि हमने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया ही है कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगा ही। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? या एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर कितना होगा? तो एनर्जी स्टोर्ड भी बढ़ जाएगा K टाइम्स। ठीक है, जब बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे तब। तो कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हो गई कहानी खत्म। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हर एक चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी कितना होता है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए तब क्या होगा, है ना, पूरी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तब क्या होगा, आधे आधे में ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा, है ना, अलग अलग तरीके से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा, बैटरी से कनेक्ट रखेंगे तब क्या होगा, बैटरी से कनेक्ट नहीं रखेंगे तब क्या होगा, है ना। तो ये सब चीज हम लोगों ने देख लिया। इससे ज्यादा थ्योरी या इससे ज्यादा आपको बोर्ड के एग्जाम में एटलीस्ट नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा। हाँ, आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स की, है ना। और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होगा? तो इसी सब थ्योरी के हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और याद रखिएगा, सीबीएसई वाले हो या बिहार बोर्ड वाले हो, अभी हमने जो डेरिवेशन कराया था कि डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिए टी थिकनेस का, तो कैपेसिटेंस पे क्या असर होगा,
है ना। ये चीज चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो बिहार बोर्ड वाले हो, दोनों को पूछा जाता है, ठीक। और सीबीएसई वाले पक्का ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको पूछा ही जाता है, ठीक है, चांसेस रहते हैं पूछने के। तो मिलते हैं फिर अगले वाले लेक्चर में, और अगला वाला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग दो और कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा स्फेरिकल कैपेसिटर और दूसरा होगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। दोनों कैपेसिटर को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे और इस चैप्टर का भी द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।